वेलकम बैक फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर हमने एक्सरसाइज खत्म करने के साथ जो दो क्वेश्चन बाकी आई नो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कंसेप्ट यहाँ समाप्त होता है इनिशियली। इसके आगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में कुछ चर्चा और बाकी है, उसको हम लेने से पहले जो हमने दूसरा पार्ट सीखा है दैट इज द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल बेस्ड कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी के लिए, उसको हमें पहले समझना है। आई वुड लाइक टू प्रेजेंट वंस अगेन that chart what I have represented. चाहे तो आप भी आपके बुक में निकाल लीजिए। रैंडम वेरिएबल one was discrete random variable, another one is continuous random variable. आई एम श्योर डिस्क्रीट वाला पार्ट में मैंने क्या क्या अभी तक कवर किया है, यू कैन स्पीक। वेरी फर्स्ट, पहले तो मुझे ये थोड़ा रिपीट हो रहा है, आप देख लेना, और साथ में मुझे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की चर्चा शुरू करनी है। सो ये दोनों का डिस्कशन सेपरेट है, ये बताने के लिए मैं वापस से रिवाइज कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में दोनों के बीच किसी भी तरह से कंफ्यूजन ना रहे। सो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, अंडर दैट the probability distribution is going to be said as probability mass function. Then in this discrete random variable, there were two conditions to be satisfied. First one, that the probability of x should be greater than or equal to 0. And second condition was that the sigma p of x should come always equals to 1. ये जब दो कंडीशन सेटिस्फाई होती थी तो हम बोलते थे ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मास फंक्शन है। उसके बाद हमने क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये भी उसके अंदर से निकाला। उसके बाद एक्सपेक्टेड वेरिएंस वैल्यू भी हमने निकाला है, एंड साथ में स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोल सकते हैं, वेरिएंस से कनेक्टेड है, इट इज नॉट अ न्यू थिंग। और सीडीएफ किया मतलब उसके आधार पे हमने उसके बाद उसका ग्राफ भी देखा है। दैट इज द एडिशनल पार्ट वी हैव सीन, बट सीडीएफ वाज गिवन। उतना बात ध्यान रखना, मैंने उसके ऊपर आपको एक नोटिफाई भी करा था बात की, दे हैव गिवन इन द थ्योरी बट दे हैव नॉट आस्क्ड इन क्वेश्चन। सो पॉइंट टू बी नोटेड दैट सीडीएफ ढूंढने के लिए हम लोग बोल सकते हैं। इतनी जर्नी हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की यहाँ पे हमने खत्म की है, बट नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल पार्ट। एंड ध्यान रखना, जैसे ही मेरा ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का पार्ट खत्म होगा, आई विल कम बैक टू दिस डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के पार्ट में ये एक पहला बात मेरा जो है वो खत्म हुआ है, मगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का दूसरा बात मुझे कंटिन्यूएशन में लाना है। कंटिन्यू, उसमें क्या कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि आफ्टर दिस यू हैव टू स्टडी स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। आप लिख के रखो पूरा डायरेक्ट चार्ट, ये अभी पूरा ओवरव्यू आपका पूरा चैप्टर का मिल जाएगा। मैंने थोड़ा थोड़ा करके आगे ओवरव्यू देने का कोशिश किया था, लेकिन अब पूरा ओवरव्यू और बराबर से जिसको बोलते हैं नक्शा आपका तैयार हो जा रहा है। तो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है? स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन कौन से आपको स्टडी करने हैं, जो
डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बेस्ड है, क्योंकि पहला है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये दो डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह से हमें सीखने का मौका है जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के आधारित है। और रही बात अब हमारी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की चर्चा जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ, और उसके बाद उसको भी मुझे ऐसा कंटिन्यूएशन में लिखने के लिए होगा कि उसके आधार पे कोई ऐसा स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन सर है क्या? तो है ना। तो उसके आधार पे कोई स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए नहीं है क्या अपने पास? तो क्या है ना, उसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बस ये तुम्हारा चैप्टर का दी एंड है। देखो मैंने पूरे में खत्म कर दिया बात। क्योंकि यहाँ एक पार्ट खत्म हुआ था, बाहुबली पार्ट 1। ऐसा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए बाहुबली पार्ट 1 यहाँ खत्म हुआ था इतने में। और जब हम आगे चल के बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन को करने के लिए आगे बढ़ेंगे, वो हमारा शुरू होगा बाहुबली पार्ट 2। उसी तरह से कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए तो अभी बाहुबली पार्ट 1 भी हमको स्टार्ट करना बाकी है, और उसके बाद हम आएंगे उसके ही स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जिसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, वो होगा उसका बाहुबली पार्ट 2। ठीक है, वो सब क्या है स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन की बात, वो आगे इंटरेस्टिंग है, वो आगे मैं करूंगा। बट बिफोर दैट नाउ वी आर हियर टू स्टार्ट विथ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल पार्ट। मैंने आगे आपसे चर्चा स्टार्टिंग में, मतलब जबकि हमने प्रोबेबिलिटी का पहला लेक्चर नहीं उसके बाद वाला, तो रैंडम वेरिएबल से जब ये डिस्कशन शुरू किया था, आई थिंक फ्रॉम सेकंड लेक्चर ऑनवर्ड्स, उसमें रैंडम वेरिएबल के दो मैंने टाइप्स बताए थे, दैट वाज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की जब हम चर्चा करेंगे, आइए हेडिंग मारिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जैसे कि आपको मैं शब्द दिया डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के अंदर, हम लोग कौन सा शब्द इस्तेमाल किया? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। उसी तरह से इसके लिए भी कोई शब्द होगा ना, इसके लिए भी तो कोई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो कि वो शब्द बताएं कि सर इससे हम पहचान सके कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तो उसके लिए हम शब्द वापर रहे हैं पीएमएफ। और वन कैन, इफ वन कैन से दैट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के बारे में कोई बात करता है, तो सर हमको समझ में आता है कि वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में बात कर रहा है। तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए ऐसा क्या शब्द उपयोग में लाना है? दैट इज दिस शब्द जो है, दिस पीडीएफ। ये मैं तुमको पीडीएफ फाइल भेजता हूँ, अपन लोग को बोलते हैं ना पीडीएफ फाइल। ये किसी को मालूम है पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? IT student must know this. Now do not search out in Portable Google and document format. sorry, Portable document format. very good। वो हमारे लिए अभी हमको नहीं बोलना है पीडीएफ का, हमको फुल फॉर्म जो बोलना है, आइए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, हेडिंग मारिए। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ब्रैकेट में ले पीडीएफ,
जैसे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोला जाता है रैंडम वेरिएबल जो डिस्क्रीट के नेचर का है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोला जाता है वो रैंडम वेरिएबल के बारे में जो कंटिन्यूअस इन नेचर है। तो लिखो लेट x be a continuous random variable x be a continuous random variable, underline continuous random variable, then f of x, ये देखा स्मॉल f लिखा है, is called probability density function, where it must satisfy the following conditions. ए पीएमएफ के लिए भी इसके लिए जो दो कंडीशन मैंने नीचे लिखा है देख ले, वही दो कंडीशन जैसा उसको सेटिस्फाई होने पर हम बोलते थे कि हाँ ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, उसी तरह से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होने के लिए भी कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई होने की जरूरत है। भाई मैं पैरेलल जा रहा हूं इसलिए तुम्हारे दिमाग में ऐसा भी कोई पॉइंट नहीं आवे कि भाई इसमें कुछ कम ज्यादा है, उसमें जैसा है वैसा इसमें है। ये आगे चल के उसमें भी हम CDF ग्राफ निकाल सकते हैं, उसमें जैसे हमने किया E of x V of x ढूंढने का काम वो भी इसमें होगा। ये देखना एकदम ही पैरेलल जा रहा है कार्यक्रम। तो इसके लिए भी आप कंडीशन की बात करें कि विच कंडीशंस आर टू बी सेटिस्फाइड so as it must be called probability density function. probability density function होने के लिए कौन से दो कंडीशन को सेटिस्फाई होना जरूरी है? देखो पहली बात प्रोबेबिलिटी f, जैसे देखो एक बात ध्यान रखना, रैंडम वेरिएबल जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है उसमें हम लोग p ऑफ x बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, यहाँ हम f फंक्शन ऑफ x बोलते हैं क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बना है। so we used to write not p of x, we used to write f of x. It should have greater than or equal to 0 where for all x belongs to R। ठीक है, कंडीशन है कि भाई सभी की प्रोबेबिलिटी जो है वो मतलब जो हम लोग उसमें बोलते थे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए कि वो मतलब नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। सिमिलरली here the function is also going to have non negative based function। चलिए, and the second condition we have to satisfy as integral minus infinite to infinite f of x must come 1। ये उधर क्या होता था, सिग्मा p of x टोटल ऐसा 1 होता था, याद करो। तो वहां चर्चा उसके लिए थी कि भाई वो तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल था, भाई साहब यहाँ पे कंटिन्यूस, और याद करो मैंने सेकंड लेक्चर में वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस के अंदर इंटीग्रेशन का अप्रोच आपको लाना है इधर, ये बात पे मैंने बार दिया था, आपको बताया था कि भाई इसी वजह से आपका इंटीग्रेशन का यहाँ एक प्रकार से एप्लीकेशन बनता है, याद आ रहा है। एंड दिस इज ऑल्सो वन कैन टेल दैट कि ये भी एक प्रकार से सर इंटीग्रेशन का ही तो क्या हुआ, क्या हुआ आकृति? सॉरी, इंटीग्रेशन का एक पार्ट हुआ बोलो, या एक एप्लीकेशन हो रही है यहाँ पे, उसका यूज हो रहा है ऐसा बोलो, है ना। तो ध्यान से
और इसमें कोई आपको चिंता आएगी नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन निकालने के लिए आपने सोच समझा है, और इसमें कोई मामूली फंक्शन होते हैं, इसमें कोई आपको ज़्यादा, जैसे इंटीग्रेशन स्पेसिफिकली समझ के लिए है हमने, उसमें तो हमने बड़े बड़े क्वेश्चन किए, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देखे हैं, लेकिन यहाँ पे मामूली फंक्शन है, मामूली आपके लिए इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन जाता है। बट हाउ डू वी सॉल्व दोज क्वेश्चन दैट यू नो, मीन्स यहाँ पे आपको इसकी कोई चिंता नहीं, खाली थोड़ा इसके कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा मेरा एक्सप्लेनेशन समझो अभी। तो ये दो कंडीशन जो सेटिस्फाई हो गया, बराबर है, तो हमको बोलना पड़ेगा कि हाँ, ये जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के आधार पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या कर रहा है, ये कंप्राइज कर रहा है। therefore we can have this two condition to satisfy। चलिए अब हम इसके ऊपर थोड़ा मेरा चर्चा में आगे बढ़ाता हूं। अब सोच लीजिए, मैं नोट करके लिखवा रहा हूं कुछ मुद्दे, कुछ जरूरी पॉइंट्स है। सोच लीजिए ये फंक्शन f ऑफ x, एक फंक्शन f ऑफ x इस तरह का है जिसका हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के नाम पे बात आगे चलाई है, जो हम समझ लीजिए एक प्रकार से उसका फंक्शन का यूज हम कर रहे हैं, जो फंक्शन का कर्व बन रहा है इस तरह से जो मैं बता रहा हूं, और ये है मेरा फंक्शन जो ग्राफ के तौर पे मुझे दिख रहा है। यू कैन हैव दिस इंडिकेशन, दिस इज अ फंक्शन आई हैव रिप्रेजेंटेड ऑन द ग्राफ। अब जरा सभी लोग मुझे आंसर देना, ये डिफिकल्ट नहीं है, खाली आप लोगों को नया नॉलेज आपका गेन करने के लिए समझना है। मैंने इंटीग्रेशन जो निकाला, और अभी आप मेरे को याद करोगे कि सर ये कौन से चैप्टर का मेरे को याद दिलाएगा, कैन एनीबॉडी टेल? एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल, सही है। और मैंने तभी भी बोला था कि आपको एरिया अंडर कर्व का हिसाब निकालना पड़ेगा। आपका नोट्स देखोगे तो आपको लगेगा कि सर ने जानकारी वहां ही थोड़ी बहुत दे दी थी। कारण क्या है, थोड़ा ब्रीफली इंट्रोडक्शन को ध्यान में रखते हुए थोड़ा बहुत मुझे बात बतानी पड़ती है, बट बाद में वन बाय वन कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं डिटेल में, वो अभी आप देखोगे। तो फंक्शन मेरा है, ये ग्राफ के तौर पे जनरेट हुआ है, और अब मैं दिखाऊं आपको माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, दैट मीन्स इन ऑन द एक्स एक्सिस दिस इज प्लस इनफाइनाइट एंड दिस इज माइनस इनफाइनाइट, वो तो आप समझ रहे हैं। तो उसके बेसिस पे मैंने रेंज बनाया, देखो इंटीग्रेशन का लिमिट बनाया मिंटू से, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, इंटीग्रेशन का लिमिट देख। बल्कि अब मुझे नीचे नोट के ऊपर आना है, मैं कंटिन्यू ग्राफ को भी करूंगा, थोड़ा बहुत मुझे जो दिखाना है जरूरी बातें हैं, और साथ में मुझे उसके आधार पे नोट भी लिखवाते जाना है। सो यू प्लीज स्पेसिफाई नोट नंबर ए। इफ x टेक्स वैल्यूज, सोच लेना बराबर, मुझे जवाब देना है, इन द इंटरवल a कॉमा बी। इंटरवल शब्द नया नहीं है, तुमने 11 में इनइक्वालिटी वगैरह देखा, उसको आपने इंटरवल के तौर पे लिखा हुआ है। देन द फंक्शन f of x can be considered such that number 1, number 1, f of x should be greater than or equal to 0 for, ये कंडीशन तो ऊपर आपने लिख ही दिया हुआ है ना, ये देख फर्स्ट वाला। तो मैं यहाँ वापस से ये फर्स्ट वाला क्यों लिखवा रहा हूँ, तो कि आप थोड़ा चेंज देखोगे और चेंज के आधार पे फिर समझना है। फॉर x
लाइज बिटवीन ए एंड बी। भाई साहब मैंने ऊपर क्या लिखा था, फॉर ऑल एक्स सच दैट विच बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। और यहाँ पे क्या लिखा, एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी। एक कंडीशन सेम है, एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कंडीशन सेम है। लेकिन यहाँ पे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर लिखा, और यहाँ पे बोला फॉर एक्स विच लाइज बिटवीन ए एंड बी। मेरा बात थोड़ा लिमिटेड करने को मैं सोच रहा हूँ, आप समझ लेना। वहां पे मैंने खुला छोड़ दिया था, खुला छोड़ दिया था मतलब क्या, एक्स की वैल्यू कोई भी हो जाने देना रियल नंबर में से, एक्स की वैल्यू कोई भी हो जाने दो रियल नंबर में से। फॉर ऑल लिखा है ना, नोटेशन समझता है ना सबको, फॉर ऑल। तो एक्स की कोई भी वैल्यू हो जाने दे रियल नंबर के अंदर से, मगर यहां मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, एक्स की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, ए और बी के हाँ, बीच में। बिटवीन ए एंड बी मैं रिस्ट्रिक्शन लागू कर रहा हूं। वो बोलते हैं ना भाई, आपके पास साइकिल है, व्हीकल है, कुछ भी हो, जाओ किधर भी जाओ, घूमो किधर भी जाओ, नो रिस्ट्रिक्शन। लेकिन मैं बोलता हूं भाई कि आपको कांदीवली और बोरीवली के बीच में ही साइकिल चलानी है, तो तुम्हारे लिए एरिया क्या हो गया, रिस्ट्रिक्ट, रिस्ट्रिक्टेड। बराबर है। वैसी बात है भाई, यहाँ एक्स की वैल्यू को कुछ भी नहीं लेनी है, वो ए और बी के बीच वाले हैं जो एक्स की वैल्यू होने हैं उसी को समावेश करेगा। ए और सेकंड कंडीशन मेरा मॉडिफाई होके क्या होने का है, देख ले। सेकंड कंडीशन क्या लिखा था, इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। ये तो कोई बताएगा मेरा अभी इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा, थोड़ा किसी को सूझता है तो बताओ। मैंने इतना भाषण जो दिया आपका रिस्ट्रिक्शन के ऊपर, देखो B पहले, to A, हैं जी, ए टू बी। उससे पहले कौन बोला था, मैं बोला था सर हाँ क्रिश। बोल बोल, क्या बोला था, वापस रिपीट। B to A बोला था। बी टू ए इज रॉन्ग, ए टू बी। देखने यस सर। इधर तेरे को दिख ही रहा है, मैंने ए लेस देन एक्स लेस देन बी बोला, मतलब एक्स इज लाइंग बिटवीन ए एंड बी, दैट मीन्स ए इज अ लोअर लिमिट, लोअर लिमिट लोएस्ट। एंड B is upper limit। हाँ तो पहला हम नीचे ए लिखेंगे, ऊपर बी लिखेंगे, परफेक्ट आर्या। और भाई जी मेरे तो फंक्शन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो बनाया है वो तो है वही के वही, उसका इंटीग्रेशन लेना है, एंड दैट इंटीग्रेशन मस्ट कम वन, दैट इंटीग्रेशन कम। अब ये देखो मेरा फिल्टर हो गया, कंडीशन क्या हो गया मेरा, ऊपर जो मैंने लिखा है वो अभी मैंने फिल्टर कर दिया। ये अब डायग्राम में आए, ग्राफ में आ, मेरे को जो समझाना था, ये मैंने ऊपर डायग्राम जो बनाया उसमें मैंने माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट दिखाया। अब मैं तुमको क्या दिखाऊंगा, एनी गेसेस, अरे इतना तो इजी हो गया, अभी तुमने नीचे के दो कंडीशन लिखे उसके, A to B। A और B। हाँ बराबर, ए और बी मैं दिखाऊंगा तुमको, आइए आइए। तो मेरा जो ग्राफ का जो फंक्शन है, इट इज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, वो ए टू बी है। ले, तो अभी तेरे को साइकिल चलानी है वो ए टू बी के अंदर, पहले तेरे को मैं बोल दिया किधर भी चला, लेकिन ना भाई, मेरा अभी जो फंक्शन जिधर है उधर ही मुझे साइकिल चलानी है, मेरे को जिधर परमिशन है उधर ही साइकिल चलानी है। तो परमिशन वो देख, तेरे फंक्शन के आधार पे जो ग्राफ बना है उतने ही हिसाब से तेरे को ये परमिशन दी जाएगी। और आगे बढ़ते हुए, ये ए कंडीशन लिखा है मैंने, तो बी का ए नोट, नोट चल रही है एक्चुअली, ये नोट है, नोट ए, नोट नंबर ए। वैसे ही आगे आ जा नोट नंबर बी, धीरे धीरे थोड़ा और तेरे को पॉइंट्स को शामिल करते हुए डायग्राम को और मॉडिफाई करने का मौका मिलेगा, देख लेना।
मैं पहले किधर तक लिखा था, कितना डायग्राम बनाया था, फिर अब देख मैं कहाँ तक आ गया हूँ, उसमें मैंने क्या एडिशनल मॉडिफाई किया डायग्राम में, एंड स्टिल आई एम गोइंग टू इंक्रीज फ्यू मोर situations conditions and I will alter still in that diagram few more things. मैं ऐड करते जा रहा हूँ। यहाँ तक किसी को कुछ पूछने का है तो कृति, दिया, डिंकी, देवांश्री? नहीं सर, नो डाउट। जा रही है गाड़ी देवांश्री? अल्फिया? हेत? कृति? हाँ हाँ सर, समझा। हाँ, ये हेत रिप्लाई नहीं कर रही है। संकेत? हाँ सर। लिख लिया इतना? समझा? विधि? समझा। स्तुति? हाँ सर, समझा। रोशनी? हाँ सर, समझा। ओमकार? चलिए ठीक है। चलो मैं अभी आगे बातें शुरू कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब मैं क्या लिख रहा हूँ देख ले। इफ अल्फा कॉमा बीटा, ये एक इंटरवल लिखा है तुमको। इंटरवल बोला तो ये समझ जाने का, ये नॉर्मली ब्रैकेट नहीं समझना है। ये ब्रैकेट का मतलब ये समझना है जो हमने वो इनइक्वालिटी में ब्रैकेट के अलग अलग अल्टरनेटिवली पैटर्न सीखे हुए हैं। ये हमने कौन से ब्रैकेट बोला था? ऐसा एक ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा। ये याद आता है क्या? ये 4 टाइप के ब्रैकेट्स। यस सर। यस सर। हाँ ओपन, क्लोज हाँ था। बराबर है। सेमी ओपन, सेमी क्लोज बोलो, ठीक है? बराबर है तुम्हारा सब लोगों का। यहाँ उसका कहाँ तो थोड़ा उपयोग आएगा, बेसिक समझदारी तुम्हारी। तो ये अल्फा कोमा बीटा ये जो लिखा हुआ है इज एन इंटरवल कंटेन्ड इन ए कोमा बी। इसका मतलब क्या बोलने का? इसका मतलब कौन समझाएगा मुझे? अल्फा कोमा बीटा इज एन इंटरवल, ठीक है, समझता है। कंटेन्ड इन ए कोमा बी, ये मेन मुद्दा है। कंटेन्ड इन ए कोमा बी। सर मतलब ए कॉमा बी जैसा है उसके अंदर और अल्फा और बीटा का इंटरवल है। हाँ वेरी करेक्ट। मतलब अल्फा बीटा के नाम पे मैंने और एक इंटरवल तुम्हारे सामने पेश किया है जो ए बी के बीच में है। ए बी के अंदर है, बीच में इन द सेंस बोलने के लिए ए बी की जो लिमिट है, ग्राफ पे ए बी का लिमिट तू समझ रहा है ना? तो मैंने बोला था पहले तुम साइकिल किधर भी चलाओ, फिर मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, नहीं भाई कांदीवली और बोरीवली के बीच में ही चलाओगे। और अब मैं तुम्हारे से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई साहब, तुम साइकिल तो चलाओ ए बी के बीच, लेकिन उसमें भी ये इलाका और ये इलाका जो है उसी के बीच चलाओ। ये इलाका है अल्फा, ये इलाका है बीटा। ये समझता है? मतलब मैंने तुम्हारा एरिया और भी रिस्ट्रिक्ट कर हाँ दिया। जी। ले भाई उसके ऊपर तेरा ये डॉट डॉट बता, डॉटेड लाइन बता। डायग्राम तेरा बना मेरे साथ, कंटिन्यू कर कार्यक्रम। और अब मैं इसके अंदर आपको इस तरह से शेडेड पोर्शन बता रहा हूं।
और ये तेरे को मैं बोलूँ तो मैथ्स 1 के अंदर इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन की भाषा बोलूँ, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन की भाषा बोलूँ तो एरिया अंडर द कर्व है। क्या बोलता है क्रिश? हाँ सर। वैसा ही माहौल आ गया तेरे सामने जैसा हमने Yes, sir. एरिया अंडर कर्व का ब्यूगल बजाया था। भाई साहब, तो ये एरिया जो तुमको दिख रहा है, ये एरिया का जब तुम फाइंडिंग करोगे, दैट इज गोइंग टू बी योर प्रोबेबिलिटी, because right now this area is not that area which we obtain in that integration part जैसे हमने किया था, क्योंकि यहाँ जो कर्व है, ये कर्व f of x मतलब कि जो है ये डेंसिटी फंक्शन है, and that is belonging to probability density function, and that probability density function contains the variable x. x का जो वेरिएबल वो लेके चल रहा है, ये x का वेरिएबल कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। देखो मैं कहाँ से आपको वापस वहाँ पुराने बातों पे लेके गया कि जिससे कि तुमको समझ में आता है कि ये एरिया अंडर द कर्व बेसिकली looks like a same type of diagram as area under the curve what we have seen in maths part 1, but खाली एक रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का हिस्सा वो बनने के कारण, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बन जाने के कारण एरिया अंडर द कर्व का पूरा मेरा इंटरप्रिटेशन प्रोबेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में चला गया। सोच बराबर, मुद्दा भले सेम है लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस दोनों जगह पे चेंज हो रही है। वो शक्कर होती है ना, शक्कर, चीनी, उसका इंपॉर्टेंस क्या सबके लिए सेम है क्या? नहीं। डायबिटीज वाले पेशेंट के सामने रख दे तो वो नहीं खाए। मुंह फेर लेगा, और बाकी बोलेगा तो शक्कर एनर्जी देता है, ग्लूकोज जिसको हम बोलते हैं। तो ग्लूकोन डी पीते हैं ना जो लोगों को ताकत आती है फिर, हाँ वो शक्कर अपने को अपने शरीर में एनर्जी प्रदान करता है, लेकिन वो है शक्कर का काम उधर डायबिटीज पेशेंट वाले को वो मना कर देगा, भाई मत, मेरे सामने मत। वो ये कर्व का हिसाब तुमको दिखने में सेम लगेगा, लेकिन इंपॉर्टेंस दोनों के अंदर आप देखोगे तो आपको इंटरप्रिटेशन अलग देगा। चलिए ज्यादा आगे मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, मेन मुद्दे पे आता हूँ मैं। सो अभी मैं ये जो तुमको लिमिट बता दिया A to B, उसके अंदर और एक चीज छुपी हुई है जो अल्फा बीटा। देन कंटिन्यू, मेरी स्टेटमेंट मुझे कंटिन्यू अभी करना है, बाकी है, चल रहा है। तो डायग्राम पे मैं चला गया मीनवाइल। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x lies between alpha and beta is equals to integral लिमिट बोल। अल्फा टू बीटा। अल्फा टू बीटा, ये इनफाइनाइट ही नहीं है, अल्फा है, अल्फा टू बीटा। मेरा ध्यान रखना, ये इनफाइनाइट का साइन और अल्फा का साइन, ये इनफाइनाइट है और ये अल्फा है। तो मेरे को ये स्पेसिफाई करना है, ये सिंबल सेम नहीं दिखना चाहिए। अल्फा, समझ रहे हैं क्या? साइन बराबर करना भाई जी। अब मैं थोड़ी ये इंटरवल की चर्चा कर रहा हूं। इंटरवल की चर्चा इसलिए करूंगा क्योंकि इसका की कुछ मीनिंग यहाँ इन्होंने किया है। Here probability of x lies between alpha and beta is equals to probability
of x lying between and including alpha and beta. See what I have made change here. क्रिश समझता है क्या चेंज किया? हाँ सर, अल्फा और बीटा को दोनों को इंक्लूड किया। इंक्लूड किया, बस सही पॉइंट पे खाली बात किया तूने। मैंने पहले में तो खाली अल्फा और बीटा के बीच वाले वैल्यूज को लिया था, लेकिन यहाँ पे भी बीच वाले के साथ साथ वो खुद भी शामिल हो गए। इसी का मतलब ऐसा भी मान के लेते हैं प्रोबेबिलिटी, खाली आप अल्फा को शामिल करो, बीटा को ना करो। और इसका मीनिंग ऐसा भी सेम लिया जाएगा, बीटा को अल्फा करो, को अल्फा को मत करो। शामिल मत करो, बीटा को करो। सभी का हिसाब सेम होने के कारण इसका प्रोबेबिलिटी का सबका वैल्यू निकालने का फॉर्मूला भी वही रहेगा, इंटीग्रल अल्फा टू बीटा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मतलब मैं क्या बोलने चाह रहा हूँ, अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला तो सेम ही है। and that is to have integration that upper limit lower limit, whether that upper limit lower limit itself contains or not, मतलब it includes itself, उसका मतलब ये जो खुद भी शामिल हुआ या नहीं हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली मैथमेटिकल एंगल से देखोगे तो ये फर्क है कि आप बोलते हैं सर अल्फा को लेना है, अल्फा को नहीं लेना है, बीटा को लेना है, बीटा को नहीं लेना है, इसका बहुत बड़ा फर्क होता है मैथमेटिकल एंगल से। बट इन द प्रोबेबिलिटी कॉन्टेक्स्ट दे आर नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज, सो यू हैव टू कंसिडर दिस ऑल सेम व्हेनेवर दे आर आस्किंग अस। ये खाली अपन अब इसको इंटरवल में लिखना, ये इंटरवल देखना मैंने कैसा इंटरवल का सिग्नल दिया तेरे को, ऐसा ऐसा सेमी क्लोज सेमी ओपन है ना, ये सब क्लोज ओपन, इसमें कोई लिख के बताएगा क्या? x belongs to अल्फा कॉमा बीटा। कोई दूसरा नेक्स्ट बताएगा? ये पहला ब्रैकेट जो किया ना इंटरवल, वो ये आ गया। दूसरा ब्रैकेट में कोई लिख के बताएगा मुझे इंटरवल एक्स बिलोंग्स टू बड़ा वाला ब्रैकेट दोनों साइड। हाँ दोनों साइड। हाँ अभी x बिलोंग्स टू दो, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा क्रिश, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट लाइक दिस कॉमा करके। ये नेक्स्ट कोई बताएगा? सर अल्फा के उधर बड़ा वाला और बीटा के इधर छोटा वाला। और एक बता दे। छोटा वाला बड़ा वाला। इसके लिए शब्द नहीं वापर सकता है तू? थोड़ा कंफ्यूजन होता है राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। कौन है ये? रिया। ओपन क्लोज ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। हाँ बोलते हैं तुम लोग 11th स्टैंडर्ड में, अरे सेमी राइट ओपन, सेमी राइट क्लोज, ऐसा सब शब्द नहीं वापरते थे, राइट लेफ्ट। हाँ सर। हाँ चलो कोई बात नहीं, कोई तुमको पूछने थोड़े वाला है, अब बोलेंगे सर आप इतना हमको वही बराबर शब्द के हिसाब से जान, अपने को तो आंसर ढूंढने का है ना, काहे को मगजमारी करने का इतना बोलने के लिए, लिखने को आ रहा है ना हमको। बाकी वो भी थोड़ा मायने रखता है भाई, इसको बोलते हैं लैंग्वेज मैटर्स। ठीक है भाई साहब, ये तुमको मुद्दा समझा, ग्राफ में से तुमको डायरेक्टली समझ जाएगा क्योंकि सब चीज ग्राफ में आ चुका है। ये हो गया नोट ए के साथ नोट बी, और अब मैं आ रहा हूं एक नोट सी में, दूसरे एंगल से नोट लिखवा रहा हूं। यहाँ वो एंगल खत्म हो गया ग्राफ का, बट ये ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? दिस ग्राफ
PDF, देखो शॉर्ट में लिखा है ऑफ रैंडम वेरिएबल x। ये वो रैंडम वेरिएबल कौन सा नेचर का होगा, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस? कंटिन्यू। कंटिन्यूअस, क्योंकि पीडीएफ बोल दिया ना भाई। पीडीएफ मालूम पड़ने से ही तुमको समझ में आना चाहिए कि उसके अंदर का जो रैंडम वेरिएबल होगा x वो कौन से नेचर का होगा भाई। ठीक है, इज कॉल्ड, अभी हम ग्राफ को क्या बोलना चाहते हैं, इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी कर्व ऑफ x, प्रोबेबिलिटी कर्व ऑफ x, अंडरलाइन कर, प्रोबेबिलिटी कर्व ऑफ x। इतना समझा सबको? ये मेरा कितना पार्ट खत्म हुआ मालूम है? ये तेरा ये चार्ट में आ जा, चार्ट में आ जा। ये मैंने तुमको अभी तक खाली ये पीडीएफ समझाया, और इनडायरेक्टली बोलने के लिए ग्राफ देखने में दिखा दिया हूँ, लेकिन ग्राफ बनाने के लिए कैसे बनेगा ना वो दिखाया नहीं है। देखने के लिए कैसा दिखता है वो बता दिया, बनाने में कैसा बनता है वो नहीं दिखाया हूँ, वो आगे आएगा। और ये भाई इसके साथ साथ पीडीएफ के साथ साथ मैंने ये दो कंडीशन भी तुम्हारे लिए लिख लिया है ना भाई। आजा, कंडीशन क्या लिखा है, वही एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन बोल भाई, इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, अभी अल्फा मत लिखना, इंफिनिटी लिखना भाई, गड़बड़ करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज गोइंग टू बी 1। ये दो कंडीशन जैसे पीएमएफ में था वैसे यही पीडीएफ की दो कंडीशन है भाई। ये देख मेरा चार्ट ये कंप्लीट होते जाएगा, तेरा ये पूरा ओवरव्यू तेरे को मालूम पड़ते जाएगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट आता हूँ मैं सीडीएफ में। इसका भी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है भाई, समझता है? इसका भी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है भाई। आइए नीचे आइए, गिव नेक्स्ट हेडिंग, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। भाई साहब, इस क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को एक्चुअल में बोला जाता है, उसका मेन नाम बोले तो, क्योंकि इधर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, इसलिए मैं बोल रहा हूँ उसका मेन नाम क्या बोला जाता है। इसको सिर्फ बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। नाम सब ध्यान में रखना भाई, इसके लिए क्या लागू हो रहा है। और इसको ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलने के साथ साथ हमारा नोटेशन इसका क्या है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, राइट। तो क्यूमुलेटिव के लिए लिखने तो लिख ले दोनों के अंदर, क्यूमुलेटिव कैपिटल एफ ऑफ एक्स, दोनों के लिए सेम नोटेशन, ठीक है। लेकिन अपने को अभी मीनिंग इसका अलग से निकाल के लेने का है, क्योंकि अभी ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल नहीं है, ये तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है भाई। लिखो लेट एक्स बी अ continuous random variable with probability डेंसिटी फंक्शन। ये फुल फॉर्म बोलने का खास करके जब भी लिखने में भले आप शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, लेकिन बोलने के लिए आदत डालो, क्योंकि क्या होना, ये बोलने में तुम्हारे को वो माइंड में बैठ जाएगा कि उसको हम क्या बोला जाता है, उसका हमको क्या मीनिंग निकालना है। तो विथ पीडीएफ दैट इज एफ ऑफ एक्स, है ना, उसको हमने कैसे डिनोट किया है, पीडीएफ एफ ऑफ एक्स, देन कॉमा करके देन क्यूमुलेटिव
distribution function, that is capital F of x, can be defined as f of x is equals to p of capital X लेस देन और इक्वल टू x, नीचे i लिखना। इसका मतलब होता है इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू एक्स आई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। थोड़ा इसका मतलब समझना। ये नॉर्मली हम क्यूमुलेटिव का मीनिंग क्या निकाला है, x और p ऑफ x होता था, है ना, ये 0.1, ये 0.2, ये 0. एक्सेट्रा एक्सेट्रा होता है। 0. एक आध और लिखने दे भाई, तेरे को जजमेंट आवे। 0.5। तो तू क्या करता था, क्योंकि कैपिटल पी ऑफ सॉरी कैपिटल एफ ऑफ एक्स तेरा जो ठीक है, पहला वैल्यू एज इट इज, फिर उसमें दूसरा वैल्यू ऐड करके तू लिखता था, फिर तीसरा वैल्यू ऐड करके लिखता था। ऐड करते करते लास्ट तक जाता था जिधर की टोटल 1 फाइनली होके 1 आ जाता था। अगेन 0.2। चल मैंने पूरा दिखाई दिया। तो फाइनली इसका टोटल 1 होने का मतलब ये पूरा कवर हो जाता था। लेकिन मैं तुझको बोलूं कि मुझे क्यूमुलेटिव लास्ट तक नहीं करना है, मेरे को क्यूमुलेटिव 0.5 तक ही करना है। सोचा बराबर मैं क्या बोल रहा हूं। तो मैं 0.5 तक का ही क्यूमुलेटिव करना चाहता हूं, तो मेरा हिसाब कैसे दिखना चाहिए, 0.1, 0.2 और 0.5, 0.2, मगर मेरे को क्यूमुलेटिव 0.5 तक ही करने को बोला है। So I would like to have 0.1 plus 0.2 0.3 plus 0.5 0.8। बस यहाँ पे मैं रुक जाऊंगा। आप समझ रहे हैं। तो मुझे शुरुआत कहाँ से करनी पड़ी, स्टार्टिंग के वैल्यू से, और खत्म ऐड करते हुए किधर खत्म किया मैंने, 0.5 से। आई मीन टू से दिस शुड बी सर्कल्ड। मैंने शुरुआत कहाँ से करी, 0.1 से, और कहाँ तक मुझे क्यूमुलेटिव निकालना था, तो 0.5 तक। एंड तक नहीं करना था। एंड तक करता तो मतलब लास्ट में मैं 0.2 को भी लेना चाहिए ना मुझे। वो एंड तक तो सबको मैंने ऐड करते हुए बता दिया ये इसमें पहले टेबल में। बट इन द सेकेंड टेबल आई हैव शोन ओनली क्यूमुलेटिव टिल द रिक्वायर्ड वैल्यू, मतलब टिल द 0.5। उसी तरह से यहाँ जरा समझ लो तुम लोग कि मैं शुरू कर रहा हूं माइनस इंफिनिटी से, लेकिन मैं रुक कहाँ रहा हूं, एक्स के ऊपर एक ऐसी वैल्यू पे रुक रहा हूं जिधर एक्स आई मैंने बोला ये कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा। एक्स आई मतलब क्या होगा, लिख के रखना तो लिख के रखो, वेर एक्स आई इज गोइंग टू बी एनी पर्टिकुलर वैल्यू, बिकॉज इनफाइनाइट माइनस इंफिनिटी का तो तुमको मीनिंग मतलब देखने की जरूरत नहीं पड़नी है। बट एक्स आई रिप्रेजेंटिंग व्हाट, एनी x value, but I would like to say any x value, that x value representing the continuous random variable। हाँ, x मतलब क्या, we are going to take x का मीनिंग here in this probability के कॉन्टेक्स्ट में कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के पार्ट में हम स्टडी कर रहे हैं। तो दिस शुड बी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, एनी x वैल्यू दैट इज कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो अब इसका क्यूमुलेटिव बनाने के लिए मतलब यहाँ पे हमको रुकना पड़ रहा है, वो मुझे पता चले तो हम उसके तक कितना टोटल हो सकता है। मतलब कि भाई वहां तक का टोटल डायरेक्टली, ये तो मैंने डिस्क्रीट का बताया था आपको इस तरह से एग्जाम्पल के तौर पे कि यहाँ पे मुझे ये एक्सप्लेन करने मिलता था कि आपको कहाँ रुकना है। तो फिर जहां तक का आपको क्यूमुलेटिव पूछा वहां रुक जाना है, उसके आगे टोटल करना है, करना बंद करने का, आपको आगे कंटिन्यू करना नहीं है मतलब। So similarly, I am starting with the initial stage, that initial was 0.1,
that is initial stage here. In my case is minus infinity, whatever the value will be there minus infinity के तौर पे, and where I am stopping सजेस्टेड वैल्यू, जो सजेस्टेड वैल्यू एक्स आई है, जो एक्स के पॉइंट पे तुमको अटकना है। यहाँ पे मेरे एक्स का पॉइंट कौन सा अटकने का आया था? 0.5, 0.5, ये मान के चलो मेरा एक्स आई है। समझ में आ रहा है? तो ये जो प्रोबेबिलिटी का हम क्यूमुलेटिव का चर्चा कर रहे हैं, ये थोड़ा सा समझने लायक है, क्योंकि ये डिस्क्रीट में जैसा होता था वैसा नहीं है, बट मैंने थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आपको सिमिलर वे से करने की कोशिश की, ताकि आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो ज़्यादा। हम लोग उसके लिए हम बात करेंगे जब इसके बेसिस पे क्वेश्चन आएगा, विल टॉक इन दैट डिटेल, बिकॉज उसमें हमको करना मिलेगा। बेसिकली जो करना है वो अपने को मेरे को दिखाने मिलेगा आपके सामने। सो आई विल टॉक लेटर ऑन दैट कैटेगोरिकली, उसको मैं ज़्यादा वेटेज देके बता सकूंगा, बिकॉज क्वेश्चन विल बी देयर इन फ्रंट ऑफ अस एंड यू कैन इवन रिकॉग्नाइज व्हाट वी आर डूइंग। तो यहाँ फिलहाल अब ये फॉर्मूला ये जो है मैंने लिखा है उतना लिख के रखो। विल डिस्कस लेटर ऑन मोर ऑन दिस व्हेन वी सॉल्व द क्वेश्चन। तो ये एक दूसरा पार्ट तुम्हारा खत्म हो गया, दैट इज ऑल ऑफ क्यूमुलेटिव। आप आइए चार्ट पे आइए, CDF इज डन। ना आफ्टर CDF मैंने डिस्क्रीट में क्या लिखा है देख तो, क्रिश पढ़ तो। E of x, variance of x, standard deviation. आइए हेडिंग दीजिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू, variance and standard deviation of a continuous random variable भाई जी। हेडिंग दीजिए नंबर 1, ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला लिख ले भाई। ई ऑफ एक्स को, एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम दूसरा कौन सा वर्ड से बोलते हैं भाई? मीन। मीन, करेक्ट। ये सब याद रखा करो सब लोग, परफेक्ट। चलिए तो ई ऑफ एक्स का फार्मूला क्या होगा? आइए, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। ए उसमें क्या था डिस्क्रीट में? सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, है कि नहीं? ए तो इसके अंदर सिग्मा टोटल लेने का था किसका? एक्स इंटू पी ऑफ एक्स का। वही यहाँ पे भी है, एक्स इंटू पी ऑफ एक्स की जगह पे क्या आएगा इधर? एफ ऑफ एक्स, क्योंकि मैंने आगे ही बता दिया डेंसिटी फंक्शन के लिए एफ ऑफ एक्स होता है, याद करो। तो फॉर्मूला भी मोर और लेस सेम पैटर्न में जा रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, प्रोबेबिलिटी नहीं, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ध्यान रखो, एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, वेर इन दैट केस डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, क्योंकि वहां पे एक एक की अलग अलग प्रोबेबिलिटी होती है, यहाँ एक एक की अलग अलग प्रोबेबिलिटी नहीं होती, यहाँ पूरा एक फंक्शन होता है, और वो फंक्शन के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी ढूंढने के लिए वो वैल्यूज को हमें आइडेंटिफाई करके उतने का प्रोबेबिलिटी का वैल्यू ढूंढना पड़ता है। बस यही दो मेन फर्क है, मैंने आपको जो ब्रीफ में बता देना है। तो वहां क्या टप्पा टू टप्पा जाता है, टप्पा टू टप्पा मतलब क्या? वैल्यू टू वैल्यू प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी जनरेटेड। सो ये एवरी एक्स रैंडम वेरिएबल के लिए अलग अलग प्रोबेबिलिटी होती है, बट हियर एक्चुअली फॉर होल फंक्शन उसको हम बांट देते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में, जैसे जैसे हमको प्रोबेबिलिटी ढूंढना हो। कभी ये पॉइंट टू ये पॉइंट ढूंढना है, कभी ये पॉइंट टू ये पॉइंट ढूंढना है, तो सबका एरिया क्या हो जाता है? चेंज होते रहता है, क्योंकि मैंने पॉइंट टू पॉइंट जो पॉइंट बताया वो अलग अलग बताने में का शुरू कर दिया, कभी ये पॉइंट से ये पॉइंट तक, कभी दूसरे पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। सो दैट इज गोइंग टू डिफर, तो उसके आधार पे हम इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए भी आपको इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा, बट दैट इंटीग्रेशन टू बी फाइंड फॉर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। इसके अंदर लिख के रखो, बट
एक और मुद्दा लिख के रखो, बट फॉर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन defined over interval AB then expected value का फॉर्मूला क्या बन जाएगा किरीश? बोलो। यस अरे ऊपर से बोलो, देख के खाली चेंज क्या करने के लिए होएगा तुमको? ए टू बी। हाँ ए टू बी चेंज होएगा, बाकी तो सेम रहेगा ना। यस सर। एक्स x into f of x dx। बाकी मेन फॉर्मूला ये याद रख के लेने का है बस, पहला वाला। फिर उसके अंदर माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी में कोई भी वैल्यू आने देना उसके अंदर। ग्राफ देख ले मेरा स्टार्टिंग वाला। चल ये होगा ई ऑफ एक्स का तेरा फार्मूला, और इंटीग्रेशन निकालने का है इसलिए dx लास्ट में लिखना पड़ता है, ये तो सबको मालूम है। चले सेकंड फॉर्मूला वेरिएंस के लिए आजा भाई। v ऑफ एक्स e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस e ऑफ एक्स वी होल। ये तो वही फॉर्मूला लिखा मैंने जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में लिखा था। यस और नो? यस एथ यस और नो? स्तुति सेम फॉर्मूला लिखा कि नहीं? हाँ सर। लेकिन अब देखो, इसको आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा तो अभी आपको लगेगा कि नहीं सर, हाँ अभी आपने बराबर से ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के बेसिस पे फॉर्मूला को कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट सेम दोनों के लिए। लेकिन ई ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला तुम लोग इसके हिसाब से बनाओ, तो जैसे मैंने ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला ऊपर बनाया, विधि यू ट्राई, what will be the formula for e of x square? विधि integral minus infinite to infinite x square into f of x dx. x square into f of x dx. dx। वेरी गुड। ये खाली इसका फॉर्मूला बन गया भाई, ई ऑफ एक्स स्क्वायर का। माइनस, चलो विधि आप ही बताने का है। ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर का मतलब तो आपने ऊपर ई ऑफ एक्स निकाला ही है, उसको रख देना है, जाने तो बोलने की। A हाँ square हाँ क्या वही आ जाएगा? वही होगा, बस सिर्फ स्क्वायर स्क्वायर, करना होगा। बस करेक्ट। पूरा लिखने के बाद पूरे का स्क्वायर। बाकी जो मीन वेरिएंस दोनों पूछा होता है क्वेश्चन में, तो मैं क्या करता हूँ कि डायरेक्ट ई ऑफ एक्स का वैल्यू ऊपर ढूंढा होता है वो डायरेक्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। या आपको ऐसा लगता है कि सर वेरिएंस के लिए अलग से पहले ई ऑफ एक्स ढूंढ ले हो फिर उसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो भी कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है ना? जैसा करना है वैसा आप कर सकते हैं। और एक मिनट, इसी को मैं इंटरवल ए और बी के पॉइंट ऑफ व्यू लिखूं तो that is going to be a to b x square into f of x dx minus integral a to b x into f of x dx whole square। ये क्या बोलता है, समझना है बराबर तीर्थ? हाँ सर। इसको मैंने घुमा दिया वही फॉर्मूला को, ए टू बी के इंटरवल के बेसिस पे, फॉर्मूला वही। भाई जी यहाँ ये
मुद्दा तुम्हारा खत्म होता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मुझे बुलवाओ मत, स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढना है तो वेरिएंस का क्या करेंगा? रूट। स्क्वायर रूट, दैट्स इट। तो इसके लिए मुझे कोई ज़्यादा भाषण नहीं करना है, ना ही उसका कोई फॉर्मूला अलग से लिखवाने का है। ये दो फॉर्मूला आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। एंड इम्पोर्टेंटली इसमें अभी चार्ट में अपना क्या ख़त्म हो गया, ये यहाँ तक हमने ख़त्म कर लिया। ये यहाँ तक ख़त्म कर लिया मतलब खत्म हो गया। अरे बाहुबली पार्ट 1 खत्म हो गया, ऐसा बोलना है। हाँ, बाहुबली पार्ट 1 खत्म। हाँ, अब उसके बेसिस पे एक स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा वो बाद में। तो एक्चुअली क्या हो रहा है मालूम है, पहला ये किया अपन, पहले ये किया, फिर अभी दूसरा हम ये करने वाले हैं, फिर तीसरा कंटिन्यूएशन में ये करेंगे स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। एंड देन फोर्थ वन हम लोग करेंगे स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ये समझा क्या? ऑर्डर 1 2 3 4। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और अब मेरे को आगे बढ़ने में डायरेक्टली आने का है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 8.2। आइए, सभी लोगों का स्वागत है। टेक्स्ट बुक पेज नंबर बोल भाई। इट इज 144। 4. पहला ही क्वेश्चन है, चेक वेदर each of the following is a PDF। और आपको मालूम है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और PDF होने के लिए वो दो कंडीशन है ना, जो वो जो सेटिस्फाई होना चाहिए ना, जो वो होना चाहिए है। चल सर्वप्रथम दिया है f of x इज इक्वल्स टू x कभी for x lies between 0 and 1 both inclusive। और दूसरा आपको दिया है 2 minus x for x lies between 1 and including 2। एक क्वेश्चन बराबर समझता है तो कैसा दिया है, दो फंक्शन दिए, एक फंक्शन एक f of x इज इक्वल टू x करके दिया है, और एक फंक्शन दिया f of x करके 2 minus x करके दिया है। और दोनों के लिए अपने को उसकी रेंज अलग से प्रोवाइड करी है। और अपने को बोलने का है कि ये फंक्शन जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो पाएगा, होता है कि नहीं होता है, चेक करिए। तो सबको मालूम है ना कैसा चेक करने का है, दोनों कंडीशन को क्या करने का है, सेटिस्फाई करने का है। दोनों कंडीशन को क्या करने का है, सेटिस्फाई करने का है। तो पहला कंडीशन क्या था भाई, पहला कंडीशन था कि भाई f of x का जो है वो इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात तो ठीक ठीक सी लगती है, लेकिन मेन मुद्दा जो है सेकंड वाला कंडीशन का जो हो चेकिंग होना जरूरी है, जिसका चेकिंग होना खास जरूरी है।
कि भाई उसका इंटीग्रेशन का आंसर 1 आना चाहिए। तो लेट अस directly begin with that particular condition कि भाई दोनों कंडीशन को हम लेते हुए चेक करेंगे। चलिए पहले हम लिखेंगे for given function f of x is equals to x के लिए जब बात करते हैं जिसका रेंज दिया है x एंड नेक्स्ट फंक्शन f of x जो दिया हुआ है आपको 2 माइनस एक्स, पहले अपन पहले की बात करेंगे। तो आपको क्या दिखता है कि कंडीशन के हिसाब से x लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो सीधी सी बात है ना, बीच में है ना, तो x की वैल्यू क्या हो गई यार, f of x की वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जो हमारी कंडीशन है ना, एज x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 या तो 0 से ज्यादा है ना x की वैल्यू, रेंज देखो, सो वी कैन नोट। अब हम पहला अभी देखो बात समझ लेना, टोटल हमको फंक्शन कितने दिए हैं, 2। तो मैं पहले पहला फंक्शन की बात कर रहा हूं, इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं जानबूझ के, आपको मालूम पड़े, नंबर इस तरह से दे दो भाई। फिर दूसरा फंक्शन 2 माइनस एक्स रेडी है ना, वो बाद में देखेंगे। पहले एक का काम करो, पहले एक एक का काम करो भाई। तो अब मैं दूसरे कंडीशन पे आता हूं, ऑल्सो इंटीग्रल, पहले चेक कर रहा हूं, इसका इंटीग्रेशन का आंसर 1 आना चाहिए। तो किसका इंटीग्रेशन, फंक्शन का इंटीग्रेशन, और फंक्शन का इंटीग्रेशन का रेंज क्या, रेंज बोल, ये तो पहला फंक्शन लिया है ना मैंने, पहला फंक्शन x है ना जो, उसके लिए रेंज क्या है, 0 to 1। ये भाई जरा जवाब दो, इंटीग्रेशन किसका निकाला, पहले फंक्शन का, पहले फंक्शन में क्वेश्चन के सामने देखना उसका रेंज क्या दिया है, 0 to 1, तो लिख ले 0 to 1। हमको तो स्पेसिफिक जो रेंज क्वेश्चन में दिया रहता है वो लिखना रहता है। जनरली फॉर्मूला हमने लिखा तो उसमें जो मेंशन किया वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, वो जनरल रिप्रेजेंटेशन के लिए लिखा। बट व्हेन वी आर यूजिंग हियर इट एज अ इन द क्वेश्चन के लिए क्या दिया है, चल तो ये हो जाएगा 0 to 1 f of x is x dx, ये इंटीग्रेशन x का बोल, x square upon 2, चले लिमिट लागू कर 0 to 1, 1/2 को बाहर छोड़ने तो बाहर छोड़, x का पहले 1 माइनस 0, आंसर क्या आता है 1/2, ये 1/2 आ गया, 1/2 आ गया, मगर कितना आया ये 1/2 पहले फंक्शन का, लेकिन पहले फंक्शन का और दूसरे फंक्शन का क्या कनेक्टिविटी है, तो कि पहला फंक्शन सर आए, ग्राफ देख मेरा थोड़ा छोटा, जो भी ग्राफ में कैसे भी ड्रॉ कर रहा हूं, ये 0 से लेकर था, ये देख 0 से लेकर आगे है, और फिर वो 1 से लेकर 2 तक है, समझता है क्या। तो मेरा तो ये फंक्शन एक पूरा फंक्शन है, मगर फंक्शन को 2 पार्ट में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है, बोलना
तो मेरा फंक्शन पूरा देखना है तो 0 to 1 ही देखना चाहिए या 1 to 2 भी देखना चाहिए? हेत, क्रिश, रोशनी, हाँ सर। क्या पूछा मैंने? कृति, हाँ सर। क्या पूछा? खाली 0 to 1 ही देखना चाहिए या 1 to 2 भी देखना हाँ चाहिए? बोल, जवाब अभी सही 1 to 2 भी देखना चाहिए। हाँ, because we are talking about the complete function f of x and that function is not only defined 0 to 1, it is also defined 1 to 2. देखो ना, फंक्शन f of x x भी है और 2 माइनस एक्स भी है, लेकिन दोनों का यहाँ पे रेंज को हम कंप्लीटली देखेंगे तो पता चलेगा ना। फाइन, सो हियर जस्ट दिस मच आंसर इज नॉट टू बी टेकन, इधर इसको नंबर 1 करके छोड़ दे। चले नंबर 2 दे दे। अब हम दूसरे फंक्शन की बात करेंगे। टेकिंग नाउ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, सेकेंड फंक्शन क्या है? 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स जिसका रेंज आपको दिया हुआ है बिटवीन 1 एंड 2, खाली 2 इंक्लूसिव है। तो इसके लिए पहले बात करेंगे हम इसके लिए हम बात करेंगे इंटीग्रल। इसका लिमिट क्या बनेगा? 1 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका फाइंडिंग करेंगे इंटीग्रल 1 to 2। इंटीग्रेशन क्या है, किसका लेंगे? 2 माइनस एक्स फंक्शन। चलो इसका इंटीग्रेशन, पहले 2 का इंटीग्रेशन बोल, 2x माइनस एक्स का इंटीग्रेशन बोल, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ये पूरे का लिमिट ले 1 to 2 के हिसाब से। अब आप लिमिट लागू कर दें, 2 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 2, ये है अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 2 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 2, 2 माइनस, एक 2 कैंसिल कर दे, ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा भाई इधर, माइनस दिस इज 2 माइनस 1 अपॉन 2, 2 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 2, ए माइनस 2 प्लस 2 कैंसल, 1 अपॉन 2, नंबर 2। अब जरा मेरे को बताने का है फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। ए सबसे पहला मैं तेरे को ये पूछता हूँ, टोटल इंटीग्रल देखेगा तो कहां से कहां हो गया? 0 to 2 हुआ कि नहीं भाई? कृति, हाँ सर। टोटली तू फंक्शन को देखेगी तो तेरा इंटीग्रेशन का रेंज क्या बनना, लिमिट क्या बनना चाहिए? 0 to 2। लेकिन मेरे पास एक कॉमन फंक्शन था ही नहीं ना, पहले से फंक्शन दो हिस्सों में बटा था ना। हाँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, भले दो हिस्सों में बांटा हुआ था तो मैंने दोनों को अलग अलग निकाला, अब मैं दोनों को क्या कर दूंगा? ऐड। ऐड। वेरी करेक्ट। So I am going to write integration 0 to 2 f of x. If I wanted to find, then I can't find by way of integration, but I can find by way of adding both the integration parts. That is integral 0 to 1, जो पहले अपन ने ढूंढा ना 0 to 1,
प्लस दूसरा कौन सा ढूंढा, 1 to 2, ये समझता है? और इसका आंसर रख दे हाफ प्लस हाफ, इधर लिख फ्रॉम 1 and 2 ही चल रहा है ये बात, तो उधर ऊपर मैंने लिखा ही हुआ है, बाकी बाजू में भी तो लिख सकता है, हाफ प्लस हाफ 1। तो देख, देयरफॉर इंटीग्रल 0 to 2 ये तेरा एफ ऑफ एक्स का आंसर 1 आ गया, और ये आंसर 1 आ गया, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस फंक्शन इज प्रोबेबिलिटी, अरे बोलना भाई, कमेंट दिया, कमेंट क्या आएगा लास्ट में, 1 आंसर आ गया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना? The given function is PDF. हाँ, hence खत्म स्टोरी। भाई साहब ये आपने ऐसा किया, बाकी मैं इसको एक साथ भी सॉल्व करवा सकता था, एक साथ, समझ गया कैसे? इसी को कंटिन्यू करके मैं ये बोलना शुरू कर सकता था, है ना? अलग अलग सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी तो अलग अलग कर, नहीं थी। तो भी बाद में ऐड करना पड़ेगा, और बाद में ऐसा करने से बेटर है तू क्या कर, पहले से ही टोटल उसका ढूंढने के लिए एक साथ सॉल्व करते बैठ, है ना? तो भी चले। भाई जी मैं एक आध क्वेश्चन और लेके यहाँ रुकना चाहूंगा, सेकंड क्वेश्चन इसका मैं ले लेता हूँ, इसमें 2 क्वेश्चन टोटल दिए है ना, ये नंबर 1 था ना, फर्स्ट का फर्स्ट, चलिए फर्स्ट का सेकंड पे आइए, क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, 2, और फॉर रेंज क्या अवेलेबल किया है, एक्स लाइज बिटवीन 0 to 1, है ना, 0 to 1। चलिए सॉल्यूशन में डायरेक्टली शुरू करता हूँ, देखो ऐसा भी आप फटाफट चालू कर सकते हैं। Here f of x is equals to 2, चेकिंग इंटीग्रल 0 to 1, एक ही फंक्शन है यहाँ पे, है भाई, संभालना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले वाला इससे दूसरा वाला, ये अभी वाला बहुत इजी हो जाएगा, 2 f of x dx is equals to इंटीग्रल 0 to 1 2 dx, ये 2 का इंटीग्रेशन बोल, 2x लागू कर लिमिट 0 to 1, 2 को बाहर ले, पहले अपर लिमिट लागू कर 1 माइनस, बाद में 0 अपर लोअर लिमिट लागू कर, तो आंसर क्या आएगा, 2 आ जाएगा, 2 आंसर आया, मतलब क्या हो गया, ये तो इक्वल टू 1 नहीं हो गया, देयरफॉर इंटीग्रल जो अपने वो एफ, ये इंटीग्रल 0 to 1 एफ ऑफ एक्स का आंसर इज नॉट इक्वल टू 1 आया, dx लिखने दे भाई, देयरफॉर मैं क्या बोलेगा, गिवन फंक्शन, लास्ट में कमेंट मारा ना, इज नॉट अ पीडीएफ, खत्म। भाई साहब समझा क्या, पहचानने का क्वेश्चन है ये, पहचान कौन, समझता है हर्षाली?
चलिए एक और क्वेश्चन लेके मैं खत्म करता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, the following is the PDF of a random variable x। ये आपको पहले से बोल दिया है ना ये PDF है, यस और नो, यस और नो। कोई बोलता नहीं है भाई। तीर्थ, हाँ सर बोल दिए। हाँ तो जवाब दो ना। कोई लोग, इतना लोग क्यों ऐसा बैठे रहते हैं? मैं तुमको पूछ रहा हूँ, क्या दूसरे को थोड़ी पूछ रहा हूँ। सब लोग को बोल, आपके ही अंदर से किसी को बोलना चाहिए ना। पूछ रहा हूँ तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ऐसा बोलेला है। ये अपना को अभी वो चेकिंग फेकिंग वाला क्वेश्चन नहीं है। मतलब ये फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा? आंसर 1। 1 होगा ही, क्लियर है। और अपने को नीचे बोलते हैं फिर फाइंड प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1.5। सेकंड में बोलेला है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लाइज बिटवीन 1 and 2। एंड थर्ड बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2। देखो भाई बहुत आसान है क्वेश्चन, कुछ नहीं है। पहले तो अपने को गिवन फंक्शन लेके अब हमको चालू करने का। गिवन फंक्शन x/8, ठीक है। एंड जीरो अदरवाइज, मतलब जीरो का कोई मतलब नहीं होता। अदरवाइज इन द सेंस एक्स की और कोई रैंडम वेरिएबल होने दो, आंसर जीरो होगा। मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब पहला अपने को क्या ढूंढने का है? प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1/5। ए अभी जरा सोच के बता दिया, मेरा फंक्शन का रेंज क्या है 0 से लेकर 4 तक। ये 0 और ये 4। और अपने को किससे कम चाहिए? 1 पॉइंट, इधर है समझो 1.5। 1.5 से कम मतलब ये आएगा ना कम। तो 1.5 से कम कहाँ तक जाएगा? लेकिन जाएगा तो कम। कृति, हाँ सर। तुम लोगों का ध्यान नहीं है। 1.5 से कम है तो जाएगा कहाँ तक? कम तक। कम अरे मतलब 0 और 1.5 के बीच में। हाँ, मतलब कहाँ तक जाएगा? 0 तक ही रहेगा ना वो, कम से कम। यस और नो? 0 तक। हाँ हाँ, समझ रहे सब लोग? क्रिश, दर्शन, आर्या, यस सर। डिंकी, देवंश्री। लेस हाँ देन सर। 1.5 का मतलब 1.5 से कम। कम मतलब कहाँ तक? क्वेश्चन में फंक्शन का रेंज कहाँ से दिया हुआ है? स्टार्टिंग 0, तो मिनिमम 0 होगा कि नहीं? तो जब मैं इंटीग्रेशन निकालने के लिए, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जब इंटीग्रेशन निकालने जाऊंगा तो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या नक्की रखूंगा? टेल मी द लिमिट। 0 to 1.5. 0 to 1.5। भाई सबको पकड़ में आता है ये? और एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन सर लिखता आपका है। स्क्रीन पूरा ब्लैंक आ रहा है। स्क्रीन क्या आ रहा है मेरा? सर मेरा यहाँ पे प्रॉब्लम है, शायद पूरा ब्लैंक आ रहा है। हाँ कोई बात मतलब नहीं, डोंट एक वरी, सेकंड। डोंट वरी। यू
सॉल्व जो सभी हो सकता है, तुम रिजॉल्व करो प्रॉब्लम को। माइट भी दूसरे को आता है सबको, एंड भी तेरे नेट का इश्यू हो सकता है शायद। दूसरे को सबको स्क्रीन आ रहा है बराबर? आपका वॉइस भी ब्रेक हो रहा है। हाँ, तो वो नेटवर्क के लिए हो सकता है तेरा इश्यू। एवरीथिंग इज एक्चुअली लैगिंग, आपका लैग हो रहा है कुछ। अभी कोई बात नहीं, दूसरे सबको आ रहा है। Yes, sir. हाँ, तो मैं जो बोल रहा हूँ कृति, उसके हिसाब से सुनने मिलता है तो सुन के करते रहे, इंटीग्रेशन निकालते रहे फंक्शन का 0 to 1.5 को लेके। तो 0 to 1.5 फंक्शन इज x अपॉन 8 dx। 1/8 को बाहर ले ले, इंटीग्रेशन किसका निकलेगा? x का ले ले। x का इंटीग्रेशन x² अपॉन 2 और लिमिट लागू कर 0 to 1.5। चले 1/2 को भी बाहर निकाल लेना भाई, तो क्या हो जाएगा 1/16। और x² में लिमिट लागू कर पहले, 1/1.5 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। बोल भाई, 1/16 1.5 का स्क्वायर बोल, 115 का स्क्वायर बोल। 225. हाँ, और पॉइंट लगेगा 2 डिजिट के पहले, क्योंकि स्क्वायर है तो 2.25 माइनस 0 का कोई मतलब नहीं है, तो लिखने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। बस ये बात इस तरह आ जाती है कि 2.25 अपॉन 16। इसका आंसर ढूंढने की कोई तेरे को जरूरत नहीं है, पॉइंट में लाना तो है, लेकिन कैसे ढूंढेगा अभी देख। जितना तेरे को होता है कैंसिल कैंसिल कर ले, 16 से डिवाइड करना ही पड़ेगा तेरे को 2.25 से। करके जरा मेरे को बता, सब लोग जरा चालू कर। 225 डिवाइड बाई 16 कर, चल चालू कर। पॉइंट बाद में लागू कर देना, इसका जो पॉइंट आएगा वो तो आएगा ही, बाकी 2 पॉइंट 2 डिजिट के पहले पॉइंट है वो अपना तो है ही पहले से इधर। चलो देवांश्री जवाब दो। चल कितना है देवांश्री? क्रिश? रोशनी जवाब दो। डिंकी? Sir, 14.06. 14.06 और अपॉन में Sir, पड़ा। तब हाँ, अपॉन में 100 पड़ा रहेगा ना, उसका पॉइंट निकालेगा तो हाँ सर. 0.1406 आ गया। दो Yes, sir. दो डिजिट ले लो, बस हो गया 0.14।
ये भाई सबको समझा कि नहीं? प्रोबेबिलिटी कैसे निकल रही है देख लो, पहला क्वेश्चन है तुम्हारे सामने प्रोबेबिलिटी निकालने का। चलिए सेकंड है, तुमको क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी x लाइज बिटवीन 1 to 2। इधर तो सीधा सीधा लिमिट दिखता है 1 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जस्ट लिमिट लागू कर लो, फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल लो। 1 to 2 फंक्शन इज x अपॉन 8 dx। चलो 1 अपॉन 8 तो बाहर चला गया, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट लागू करना है 1 to 2। पहले तो अब 2 भी बाहर ले लो, 1/16 और एक्स स्क्वायर में पहले 2 डालेंगे, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 1/16, 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 इट इज 15। ये 15/16 बोल भाई, क्या आता है क्या सेम आंसर? अरे 4 माइनस 1 दिस इज ओनली 5, हाँ दिस इज 5, इट्स ओनली 5। 5/16 बोलना पड़ेगा। 0.31। 0.31 सब लोग कर रहे हैं भाई? सर 3 आएगा ना, 4 माइनस 1, 4 4 माइनस माइनस 1 1 है, 3। सॉरी 4 माइनस 1 है, सॉरी 3 आएगा, सॉरी 3 आएगा, 3/16। चलो करो। जीरो पॉइंट 0.18 ठीक है। और तीसरे का प्रोबेबिलिटी हमको निकालने के लिए बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2। अब मेरे फंक्शन का रेंज लिमिट देख तो, अपने को जो दिया है 4 तक ही दिया है ना, लास्ट में कहाँ तक गया है हमारा? 4 तक ही लास्ट लिमिट है ना। तो ग्रेटर देन 2 बोलने का मतलब क्या? 2 से शुरू करेंगे और कहाँ पे रुकेंगे? 4 पे रुकेंगे, खत्म हो गई बात, चालू करो। 4x/8 इंटीग्रेट कर 1/8 एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 to 4, 2 बाहर जाएगा, 1/16 लिमिट लागू कर, 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बोले तो 1/16, 4 स्क्वायर 16 माइनस 4, 12/16 जो भी कट होता है करें। अब देख आया क्या? 3/4, 3/4 मतलब 75 क्या होता है? 75% होता है ना। 0.75। हाँ 0.75। डिवीजन करने नहीं बैठना, कुछ ऐसा वैल्यू को डायरेक्टली कर सकता है। 3/4 बोलेगा तो 75%। ये भाई समझा सबको? आसानी से होने वाले क्वेश्चन है भाई। किसी को कुछ पूछने का है तो बात करें, लास्ट का ये लिखने का है, बाकी तो लिख लें। आरती समझ में आया? हाँ सर। कृति? हाँ सर। जरा एद को पूछना है, मैं इसका क्या रिस्पॉन्स नहीं आता है। सर मैं पूछूं? हाँ तो तू भी व्हाट्सअप करती थी ना आगे भी। सर उसको मैंने कभी नहीं किया अरे तो सामने से। अरे करो, कोई बात नहीं भाई, मैं बोलता हूँ, कोई एक जन करो, कोई भी करो ना भाई। हम लोगों को तो जगाना है उनको, मतलब प्रॉब्लम क्या है मिंटू से एटलीस्ट। बाकी तो क्या है, खत्म हो गया लेक्चर मेरा।
ये विधि समझा? हाँ सर समझा। हाँ अच्छा, कल कितने लोगों का इंडेक्स नंबर अभी भी बाकी रह गया? कल खत्म होना था कि सर लास्ट लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है ना? लास्ट लेक्चर अपलोड नहीं हो गया? मेरे में नहीं बता रहा। अच्छा, दूसरा कोई लोग जरा वेरीफाई करेंगे? तीर्थ, लास्ट लेक्चर तेरे में आया है कि ऐसा दिखता है तेरे को? सर कल देखा था, कल नहीं था, आज का नहीं मालूम। अच्छा, ये लोग भी टाइम पे काम नहीं करते कभी कभी। मैंने इतना अच्छा प्लानिंग करके रखा था, पूरा पानी फिर गया। और कोई तुम लोग भी फोन करके बोलता नहीं है कि सर दिख रहा नहीं है। तुम लोग भी शाणे लोग है ना? हाँ कृति? हाँ सर। यार दिखता नहीं है तो बोलना नहीं चाहिए सामने से? हाँ स्तुति, रिया, लेक्चर अपलोड ही नहीं हुआ है। हाँ तेरा माइक का कुछ प्रॉब्लम। स्तुति, हाँ सर क्या लेक्चर बोल नहीं बोल? अपलोड किया है हाँ अब तो तक। बोलना नहीं चाहिए क्या तुम लोगों को कल? सर मुझे लगा कोई इशू रहेगा इसलिए फिर आप बोलो। आगे भेज दीजिए। मैं इतना बोला कॉन्फिडेंस से आ जाना है करके, मैंने उन लोगों को बोल भी दिया था ये अपलोड कर देने का है। देन टू अभी उन लोगों का क्या कारण था वो तो मैं देखेगा बाद में, लेकिन तुम लोगों को भी दिखा नहीं तो बोलना चाहिए ना सब लोग को। है क्रिश? यस सर। या खाली तुम लोग खाली सुन लेते हैं मेरा मतलब? हाँ 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 हाँ, हो जाता है, करने के टाइम का कोई जवाब ही नहीं है, मतलब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो रही है। चलो कोई बात नहीं, अभी जो हो गया वो हो गया, कल का दिन चला भी गया। ये तो क्या एक चैप्टर हो जाता था ऐसा साइकोलॉजिकली, एक मुझे भी इच्छा था। फाइन, आज हो जाना है तो आज देख लेंगे और फिर उसको कंप्लीट कर देंगे, और मैं साथ में उसको कंटिन्यू में टाइम सीरीज वाला चैप्टर करूंगा। मेहरबानी करके ग्राफ ले लेना बुक, मैंने बोला भी आगे, उसके अंदर ग्राफ का इस्तेमाल कुछ क्वेश्चन के लिए है, और वो ग्राफ आपको एलपीपी में भी काम आ जाएगा। नॉट टू वरी रेस्ट, क्योंकि कुछ ही क्वेश्चन में ग्राफ है, बट रेस्ट पेजेस यू विल बी यूजिंग इन द एलपीपी चैप्टर लेटर ऑन, उसमें काम में आ जाएगा। फाइन, सो विद दैट वी आर फिनिशिंग दिस सेशन। थैंक यू।